अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित मैप टेलीविज़न में आपका फिर से खैर मक़दम करता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो है बीजापुर के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बीजापुर की तारीख़, बीजापुर कुरून वस्ता यानी बीच का ज़माना जो कि बादशाही दौर में हुआ करता था, उसके दौरान उसका क्या रोल था और उस दौरान का सबसे अहम शहर माना जाता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बीजापुर दक्कन का एक अहम शहर है। हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन को दक्कन कहा जाता था, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर दक्कनी जुबान बोली जाती है। बीजापुर बादशाही दौर का सबसे अहम शहर था। इसकी बुनियाद कल्याणी के चालुक्यों ने 10वीं से 11वीं सदी में रखी थी। इस शहर का नाम विजयपुरा रखा गया, जिसका मतलब फतह का शहर यानी जीत का शहर। फिर ये शहर यादों के दौर में अमीर तरीन शहरों में से एक था। इसके बाद ये खलजियों और बाद में बहमनी सल्तनत के कंट्रोल में आया। 13वीं सदी के आखिर तक दिल्ली में खिलजी सल्तनत के ज़ेरे असर था। 1347 में इलाका गुलबर्गा की बहमनी सल्तनत ने फतह किया था। बीजापुर बेंगलुरु के शुमाल मगरिब में 530 किलोमीटर और मुंबई से तकरीबन 550 किलोमीटर और हैदराबाद से 384 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। बीजापुर को जनूबी हिंदुस्तान का आगरा भी कहा जाता है। ये शहर आदिल शाही ख़ानदान के तहत अपने उरूज पर पहुंचा था, जिसने 1490 से 1686 तक 194 साल तक इस जगह पर हुकूमत की। बीजापुर को इस ख़ानदान के साथ वाबस्तगी की वजह से आदिल शाही शहर के नाम से भी जाना जाता है। बीजापुर सकाफत, तिजारत और तालीम का एक बड़ा मरकज़ था। ये कई पहलुओं से शुमाली शहरों दिल्ली और आगरा से भी बरतर था। ये अपने आगाज से ही सीखने के मरकज के तौर पर जाना जाता था और इसी वजह से इसे खिलजी दौर में जुनूब का बनारस कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह दुवम, जिनकी हुक्मरानी को बीजापुर की तारीख का सुनहरी दौर कहा जाता है, इसने शहर को विद्या नगरी या इल्म और इल्म का शहर करार दिया। इब्राहिम एक सेकुलर हुक्मरान था, जिसने माशरे के तमाम तबकात के दरमियान हम आहंगी की, हौसला अफजाई की। इसने खुद गणेश और सरस्वती के इल्म सीखने और हिंदू देवताओं की तारीफ की। अपनी किताब किताबुल नौरास यानी नौरास की किताब में इसने देवी सरस्वती की दुआ से शुरुआत की थी। इसने इसे दखनी जुबान में लिखा है, चाहे तुर्क मुस्लिम हो या ब्राह्मण, जिसकी जुबान मुख्तलिफ हो, जज्बात एक ही हैं। लिखता है कि ऐ माँ सरस्वती, चूंकि आपने इब्राहिम को बरकत दी है, इसीलिए इनका काम नौरास तवील अरसे तक जारी रहेगा। जब इस्लाम में सीखने की बात आती है तो बीजापुर को इसकी आलमी नोयत की वजह से दूसरा बगदाद कहा जाता था। जहाँ तक जुबान का ताल्लुक है, फारसी आदिल शाही खानदान की सरकारी जुबान थी। तहम ममलिकत के जुनूबी हिस्सों में सरकारी लेन देन कन्नड़ में ही होता था। तहम इब्राहिम आदिल शाह दुवम के ज़माने में कन्नड़, दखनी उर्दू और मराठी को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, क्योंकि वो सल्तनत में फारसी से ज़्यादा बोली जाती थी। संस्कृत, कन्नड़, मराठी, अरबी, फारसी, उर्दू जैसी जुबानें इब्राहिम आदिल शाह दुवम के दौर में खूब फली फूली। वो इन सब चीज़ों के शौकीन थे। इन्होंने पानी के निज़ाम को बहुत बेहतर किया और खुश्क साली से बचने की कोशिश की। 1565 में तलीकोटा की जंग के बाद, जिसमें दक्कन सलातीन ने विजयनगर सल्तनत को शिकस्त दी, बीजापुर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला शहर बन गया और इसे भारी आमदनी हासिल हुई, जिसे इन्होंने गोल गुंबद और इब्राहिम रोजा जैसे शानदार इमारतें बनाने में खर्च की। इसके बाद बीजापुर आबाद हुआ, शहर में आबादी बढ़ गई। मौसम गर्मा में इस वक्त के सुल्तान अली आदिल शाह ने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया, जो अब चांद बॉडी के नाम से जाना जाता है, जिससे लोगों को पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मिली और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया, ताकि आने वाले लोग जो अपना सब कुछ खो चुके थे और तबाही के बाद शदीद सदमे में थे, वो विजयनगर माजी को भूलकर आगे बढ़े। आदिल शाही हुक्मरानों ने काफी तादाद में दवाखाने बनाए। वह हिंदुस्तानी मौसीकी और फ़नून के सरपरस्त थे। बीजापुर आज तक हिंद उस्मानी फ़न तामीर की एक मिसाल बना हुआ है। गोल गुंबद और इब्राहिम रोजा सबसे मशहूर इमारतें हैं। इन दोनों के अलावा बारा कमान, संगीत महल, उपली बुरुज और गगन महल भी बेहतरीन शाहकार हैं। बीजापुर दरमियानी ज़माने में हिंदुस्तान के लिए दक्कन के इलाके का सबसे अहम शहर रहा और आदिल शाही ख़ानदान ने उसे उस वक्त
سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور سلطنت بنایا تھا۔ عادل شاہی حکومت کے بعد جب بیجاپور مغل بادشاہ اورنگزیب کی بادشاہت میں آیا، اس کے بعد سے یہ شہر بربادی کی طرف گیا۔ بیجاپور تاریخ میں دکن کا فخر تھا۔ یہ ہمیشہ سے مختلف سلطنتوں کے تحت سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا، چاہے وہ چالوکیوں کی یا راشٹراکوٹوں کے یادوں کے دور میں تھا۔ پھر اس شہر پر پہلے بہمنی سلطنت اور بعد میں عادل شاہی سلطنت نے قبضہ کیا۔ یہ شہر عادل شاہی دور میں اپنے عروج پر پہنچا اور اسی لیے اسے عادل شاہی شہر کہا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بنگلور شہر بیجاپور سلطنت کے ماتحت تھا اور حکمران عادل شاہ نے اپنے ایک جرنیل سے خوش ہو کر یہ شہر اسے جاگیر کے طور پر تحفے میں دیا تھا۔ یہ جنرل شاہجی تھا جو کہ افسانوی مراٹھا جنگجو چھترپتی شیواجی کا باپ تھا۔ بہت سے مورخین کے مطابق شیواجی نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنگلور میں گزارا تھا۔ بیجاپور کا زوال مغل بادشاہ اور اورنگزیب کی دکن مہم سے شروع ہوا۔ اورنگزیب نے عادل شاہی سلطنت کو تباہ کر دیا اور بیجاپور کو 1686 میں مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا اور یہ 1723 تک مغلیہ سلطنت کے ماتحت رہا۔ اس کے بعد بیجاپور کئی ہاتھوں میں چلا گیا اور ان میں سے کسی بھی سلطنت نے بیجاپور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ 1724 میں نظام حیدرآباد نے مغلوں سے آزادی کا اعلان کیا اور بیجاپور کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 1760 میں اس پر مراٹھوں نے قبضہ کر لیا اور 1818 میں اسے انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے کر ستارہ کے راجا کے حوالے کر دیا۔ 1848 میں پوری ستارہ سلطنت انگریزوں کے قبضے میں آ گئی اور اس وجہ سے بیجاپور برطانوی راج میں آ گیا۔ بیجاپور کے لیے یہ آخری جھٹکا تھا۔ یہ شہر جو اتنے عرصے تک دکن کا سب سے اہم شہر تھا، اب اس کے نام کے ضلع کا ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی نہیں رہا تھا۔ 1884 تک بیجاپور ضلع کا صدر دفتر کالادگی میں تھا۔ بیجاپور کو 1885 میں ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا۔ حکمرانوں کی بار بار تبدیلی کی وجہ سے بیجاپور اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور اہم موڑ وہ تھا جب اورنگزیب نے عادل شاہی خاندان سے اس پر قبضہ کر لیا۔ بنگلور بیجاپور سلطنت کے اندر ایک چھوٹا شہر تھا۔ بیجاپور 16ویں اور 17ویں صدیوں میں دو شہروں میں بڑا تھا، تاہم 21ویں صدی میں میزیں بدل گئیں۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ دیر پاول تھک کے ذریعے آباد ہوا تھا۔ بیجاپور شہر کی افسانوی بنیاد 900 کی دہائی کے آخر میں تیلپا دوم کے تحت ہوئی تھی، جو ترداوادی کے راشٹراکوٹا گورنر رہے تھے اور سلطنت کی تباہی کے بعد مالوا کے پارمارا پر حملہ کر کے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور کلیانی کے چالوکیوں کے سلطنت حاصل کی، جہاں اس شہر کو وجیا پورا فتح کا شہر کہا جاتا تھا۔ 13ویں صدی کے آخر تک یہ علاقہ خلجی سلطنت کے زیر اثر آیا۔ 1347 میں علاقہ گلبرگہ کی بہمنی سلطنت نے فتح کر لیا تھا۔ اس وقت تک اس شہر کو وجیا پور یا بیجاپور کہا جاتا تھا۔ 1518 میں بہمنی سلطنت 5 الگ الگ ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جسے دکن سلاطین کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں سے ایک بیجاپور کی تھی، جس پر عادل شاہی خاندان 1490 سے 1686 کے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ بیجاپور شہر اپنی عظمت کا بہت زیادہ مرہون منت ہے۔ یوسف عادل شاہ جو آزاد بیجاپور سلطنت کے بانی تھے، اس خاندان کی حکمرانی 1686 میں ختم ہوئی جب بیجاپور کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے فتح کیا۔ 1724 میں حیدرآباد کے نظام نے دکن میں اپنی آزادی قائم کی اور بیجاپور کو اپنے تسلط میں شامل کیا۔ 1760 میں نظام کو مراٹھوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بیجاپور کا علاقہ مرہٹا پیشوا کے حوالے کر دیا۔ تیسری اینگلو مراٹھا جنگ میں 1818 میں پیشوا کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کے بعد بیجاپور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا اور اسے ستارہ کی شہزادی کی ریاست کے حوالے کر دیا گیا۔ 1848 میں ستارہ کا علاقہ بیجاپور کے ساتھ برطانیہ کے بمبئی پریسیڈنسی میں شامل ہو گیا۔ جب آخری حکمران مرد وارث کے بغیر مر گیا
अंग्रेजों ने कालादगी के नाम से एक नया जिला बनाया। इस जिले में मौजूदा बीजापुर और बागलकोट अजला शामिल थे। बीजापुर को 1885 में जिले का इंतजामी हेडक्वार्टर बनाया गया था। जब हेडक्वार्टर बागलकोट से मुंतकिल किया गया था, 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिला बम्बई रियासत मैसूर बाद में कर्नाटक को दोबारा तफवीज कर दिया गया। जिले के साबिक जुनूबी ताल्लुकों को 1997 में बागलकोट जिला बनाने के लिए अलग कर दिया गया। किला यूसुफ आदिल शाह की तरफ से तामीर किया गया। किले के अंदर हिंदू मंदिरों और पुरानी मसाजिद दोनों की बाकियात हैं, जो साबित करती हैं कि बीजापुर एक अहम शहर था। किला जिसे अव्वल आदिल शाह ने 1566 में मुकम्मल किया था। बीजापुर में कुछ इमारतें जो अब ज्यादातर खंडरात में हैं, वहीं बेशुमार मकबरे, मसाजिद, कारवां सराय और दिगर इमारतें जिन्होंने वक्त की तबाही का मुकाबला किया, इस जगह की कदीम शान व शौकत का भरपूर सबूत आज भी फराहम करते हैं। इसके अलावा बीजापुर को मदीनतुल औलिया यानी सूफी संतों के शहर के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ औलिया सूफी संतों ने बीजापुर का दौरा किया और इनमें से अक्सर ने इस शहर को अपनी आरामगाह भी बना लिया। तकरीबन तमाम रूहानी नस्ब के औलिया, जिसे कादरिया, सकाफिया, अशरफिया, शतारिया, नासिक, भंडेर, चिश्तिया इस शहर में पाए जाते हैं। और कुछ मशहूर सूफी पीर महाबरी, खनावायात, हजरत हाजी रोमी शेख मुंतजरी अल मारूफ, मान कादरी, कुतुबुल आला तब सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर, सैयद शाह मोहम्मद हुसैन कादरी, निज़ाम अतरक, ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती की मज़ारें भी हैं। बीजापुर में तकरीबन 200 साल तक हुक्मरानी करने वाले आदिल शाही सुल्तानों ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ फन तामीर और मुतल्लिका फ़नून पर सर्फ कर दी। हर सुल्तान ने अपने तामीराती मंसूबों की तादाद, साइज और शान में अपने पिछले सुल्तानों से सबकत हासिल करने की कोशिश करते रहे। नतीजे के तौर पर बीजापुर किला और आसपास नजर आने वाली इमारतों को देखते हुए बीजापुर को जुनूबी हिंदुस्तान का आगरा कहा जाने लगा। चालुक्य के इंतकाल के बाद ये शहर यादों को दे दिया गया। 1347 में ये इलाका बहमनी सल्तनत ने फतह कर लिया। बहमनी सल्तनत की तकसीम के बाद बीजापुर सल्तनत ने शहर पर हुकूमत की। सल्तनतों की हुक्मरानी के आसार शहरों में मिल सकते हैं, बशमूल बीजापुर किला, बारह कमान, जामिया मस्जिद और गोल गुंबद। सबसे पहले 13वीं सदी के आखिर में दहली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जेर असर आया और फिर 1347 में बीदर के बहमनी बादशाहों के जेर असर आया। 1347 में जब बहमनी खानदान कायम हुआ तो इसमें जुनूबी और मशरकी हिस्से शामिल थे। बीजापुर जिले पर बहमनियों की बालादस्ती 1489 तक खत्म हो चुकी थी। आज़ादी के बाद रियासतों की तंजीम नौ की तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा और 21 नवंबर 1956 को एक अलहदा मैसूर स्टेट का क़याम अमल में आया। लोगों की ख्वाहिश से इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। दोस्तों, कर्नाटक कन्नड़ा के लफ्जों से बना है और उसका मतलब निकलता है ऊंची जमीन। इस तरह जिला बीजापुर दिगर कन्नड़ बोलने वाले इलाकों के साथ 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक रियासत का हिस्सा बन गया। मरकजी हुकूमत ने अक्टूबर 2014 में शहर का नाम बीजापुर से बदलकर 21 नवंबर 2014 को विजयपुरा करने की दरख्वास्त को मंजूर किया। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजापुर के सूफियों के बारे में। सूफी सरमस्त इस खित्ते के इब्तदाई सूफी थे। वो 13वीं सदी में अरब से दक्कन आए थे, जब दक्कन काफिरों की सरजमीन थी, जिसमें कहीं भी इस्लाम या सही अकीदे का कोई निशान नहीं था। इनके साथी शागिर्द, फकीर, मुरीद और सिपाही गाजी की तादाद 700 से ज्यादा थी। वो सोलापुर जिले के सगर में आबाद हुए। वहाँ कुमारम नामी एक पुरजोश और मुस्लिम दुश्मन राजा ने सूफी सरमस्त को मुल्क बदर करना चाहा, यानी मुल्क से निकालना चाहा, और उसके साथी भी एक जद्दोजहद के लिए तैयार हो गए। एक तल्ख लड़ाई हुई, दोनों तरफ के हीरोज मारे गए। आखिरकार राजा अपनी बेटी के हाथों मारा गया
और उस वक्त लिखी खान अफगान और नेमत खान की मदद के लिए दिल्ली से आए। हिंदुओं को शिकस्त हुई और मुसलमान फतहयाब हुए। बाकी हिंदुओं ने माविनत का दर्जा कबूल करके सुलह कर ली। चूँकि फितरतन वो बुनियादी तौर पर लड़ाकू नहीं थे, इसलिए सूफी सरमस्त ने दीन मोहम्मदी को फैलाया और हिंदुओं के दिलों से दोस्ती की। सूफी सरमस्त की उम्दा खूबी और गैर मामूली अदल व इंसाफ को देखकर इस वक्त के बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। आखिरकार इनका इंतकाल सन 680 हिजरी यानी 1281 ईस्वी में हुआ। इस दौर के बाद बीजापुर और मज़ाफात में सूफियों की आमद शुरू हुई। ऐनुद्दीन कजोल इल्म दहलवी बयान करते हैं कि इब्राहिम संगा ने बीजापुर पारश के इब्तिदाई सूफिया में से एक थे। बीजापुर के सूफिया को इन आमद की मुद्दत के मुताबिक 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। बहमनी और या आदिल शाही खानदान से पहले के सूफी और आदिल शाही खानदान के जवाल के बाद के सूफी, और मजीद इसकी दर्जाबंदी सूफियों को जंगजू, समाजी, आलिम, शायर और अदीब के तौर पर किया जा सकता है। इब्राहिम ज़ुबैरी अपनी किताब रोज़तुल औलिया बीजापुर, जो 1895 के दौरान मुरतब किरदा शाये हुई किताब में लिखते हैं कि बीजापुर में 30 से ज्यादा मकबरे यादगार हैं, जिनकी 300 से ज्यादा खानकाहें हैं, यानी इस्लामी मिशनरी स्कूल्स, जिसमें हसनी सादात के शागिर्दों के नुमाया तादाद मौजूद है। सादात, रज़वी सादात, काज़मी सादात, शेख सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी, अब्बासी और दीगर और रूहानी सिलसिला जैसा कि कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, शतारी, हैदरी वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बीजापुर की तारीखी और अहम इमारत के बारे में, जिनमें से पहली इब्राहिम रोज़ा और दूसरी गोल गुंबद हैं। इब्राहिम रोज़े के बारे में जानते हैं। रोज़े का मतलब है कब्र। इब्राहिम रोज़ा को अली रोज़ा भी कहा जाता है, जो 1627 में बनाया गया था। इसमें इब्राहिम आदिल शाह सानी और इनकी मलिका ताज सुल्ताना का मकबरा है। ये असल में मलिका की कब्र बनाना था। ये एक उम्दा मुरब्बा ढांचा है जिसमें जुड़वा इमारतें नाजुक नक्श व निगार हैं। इसे फारस के माहिर तामीरात मुल्क संदल ने डिजाइन किया था। इसकी कब्र भी सहन में मौजूद है। इस मकबरे में कब्र इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम, इनके 2 बेटों और इनकी वालिदा बाएं तरफ, और इसके अंदर दाएं तरफ एक मस्जिद, दीवारों वाले बाग तकरीबन 140 मीटर 460 फीट मुरब्बा में एक दूसरे के सामने एक सजावट पर रखी गई हैं। तालाब इस तरह का मकबरा 13 मीटर यानी 43 फीट मुरब्बा के मरकजी चैम्बर में है, और इसकी छत है जो मुड़े हुए अतराफ के 7 नौमुरब्बों में तकसीम है। खूबसूरत मीनार है, एक सुडोल इमारत के कोनों को नशानजद करते हैं, जिसके ऊपर कमल की पंखड़ियों की बुनियाद से उठने वाला गुंबद है। उठाए हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए इक़दामात फराहम किए गए हैं, जिस पर 2 ढांचे बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इस मकबरे ने आगरा में ताजमहल की तामीर के लिए तहरीक फराहम की थी, यानी ताजमहल बनाते वक्त इस इमारत को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। मस्जिद के नमाजगाह में एक चट्टान से 2 जंजीरें बनी हुई हैं। इसके मुतासिर कुन गेटवे हैं। दरवाजे सागवान की लकड़ी से बने हैं, जो धाती प्लेटों से बंधे हुए हैं और सजा दिए गए हैं। मज़ार के अंदरूनी हिस्सों में अच्छी तरह से तैयार किरदा महराबे हैं। मकबरे की बैरूनी दीवारों में हिंदसी और खत्ताती की डिजाइन को जाहिर करने वाले पैनल हैं। खिड़कियों और दरवाजों में भी इसी तरह की शक्लें हैं, जो रोशनी को कब्र के चैम्बर में दाखिल होने देते हैं। मज़कूरा मस्जिद की एक खास सूती खुसूसियत यह है कि मकबरे के अंदर सुल्तान की कब्र के साथ एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे पर वाज़ह तौर पर आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। इसकी तामीराती शान से मुतासिर होकर फ़न और फ़न तामीर के माहिर हेनरी कजिन्स ने इसे जुनूब का ताजमहल कहा। इमारत का बायां हिस्सा आगरा के ताजमहल से मुशाबा है। दरमियानी गेटवे हैदराबाद के चार मीनार से मुशाबा है, और इमारत का दायां हिस्सा औरंगाबाद में बीबी के मकबरे से मुशाबहत रखता है। अब बात करते हैं गोल गुंबद की। गोल गुंबद 1626 में मोहम्मद आदिल शाह ने तामीर करवाया था। ये एक जड़े बाग से घिरा हुआ एक बुलंद प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये 15,000 मुरब्बा फीट
के रकबे पर मुहित है। इसकी बुनियाद पर मकबरे का गुंबद 126 फीट कुतर यानी रेडियस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इसके अलावा साइज में 3 और बड़े गुंबद हैं जो कि इटली में हैं। इनमें से 2 पैंथियोन और सेंट पीटर्स में हैं। मशरक़ी दरवाजे को साइट म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये मोहम्मद आदिल शाह 1626 से 1650 का मकबरा है। इसमें 4 7 मंजिला कॉर्नर टावर्स हैं जिनमें से हर एक मुनफरिद सरगोशी की गैलरी की तरफ खुलता है। तो दोस्तों ये थी बीजापुर की तारीख। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।